Okay, so as a behavior analyst, you guys must be aware of what kind of assessments we have, what kind of assessment we behavior analysts use, जिसमें बेसिकली असेसमेंट दो तरह की होती है। एक असेसमेंट होती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, और एक असेसमेंट होती है डेवलपमेंटल असेसमेंट, जो हम यूजली बिहेवियर एनालिस्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स की, तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स किस लिए यूज होती हैं, क्यों यूज होती हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद डेवलपमेंटल असेसमेंट्स कब यूज होती हैं, कैसे यूज होती हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट बेसिकली किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि व्हाट डायग्नोसिस या व्हाट डिसऑर्डर या व्हाट प्रॉब्लम द इंडिविजुअल हैव। ठीक है। सो जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसका एक डायग्नोसिस है। तो इसको डायग्नोज करने का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, जिसमें हम डायरेक्ट असेसमेंट करते हैं और इनडायरेक्ट असेसमेंट करके हम अ, एक रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं कि ये डायग्नोसिस में आ रहा है बच्चा या नहीं आ रहा है। इसी तरह से एडीएचडी का डायग्नोसिस है। मतलब कि कोई भी डिसऑर्डर जो के DSM-5 में क्यूमुलेटिव अभी तक DSM-5 है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5। तो हम 5 के अकॉर्डिंग, DSM-5 के अकॉर्डिंग हम साइंस और सिम्टम्स को देखते हैं। हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। ऑटिज्म को डायग्नोज करने के लिए डॉस है। इसी तरह से एडीएचडी को डायग्नोज करने के लिए उसके अलग टूल्स हैं। डिसलेक्सिया को डायग्नोज करने के लिए उसके अलग टूल्स हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डायग्नोज करने के लिए अलग टूल्स हैं। तो ये सारे टूल्स, ये सारे टेस्ट बैटरीज बेसिकली हमें हेल्प करते हैं डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, तो इनको डायग्नोस्टिक्स टूल कह सकते हैं, हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स कह सकते हैं। और दूसरी असेसमेंट्स होती हैं जिनको हम डेवलपमेंटल असेसमेंट्स कहते हैं। डेवलपमेंटल असेसमेंट्स बेसिकली हेल्प करती हैं इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को चेक करने के लिए। अ, उसके एज अप्रोप्रिएट स्किल्स जो उसमें होने चाहिए, क्या वो स्किल्स हैं या नहीं, उन स्किल्स को चेक करने के लिए। क्या उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन, उसके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, कॉग्निटिव एबिलिटीज उसकी, या उसकी सोशलाइजेशन है, कम्युनिकेशन है, मोटर स्किल्स हैं। तो ये वो सारे स्किल्स हैं, क्या ये एज अप्रोप्रिएट डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और क्या डेफिशिएंसीज हैं इनमें। तो ये जो टाइप की असेसमेंट है, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल असेसमेंट या करिकुलम बेस्ड असेसमेंट्स। इसमें स्पेसिफिक करिकुलम्स होते हैं, जैसे एबल्स है, असेसमेंट ऑफ बेसिक लैंग्वेज एंड लर्निंग स्किल। इसी तरह से एबल्स के अलावा वीवी मैप एक असेसमेंट है, जो हम करते हैं अमूमन, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे में क्या क्या स्किल्स डेफिशिएंसीज हैं, और क्या क्या स्किल्स इसमें लर्न है, एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है। सो आज जो हमारा फोकस है, दैट इज आवर फोकस इज ऑन द वीबी मैप। वीबी मैप इज असेसमेंट जिसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें, तो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीबी मैप इज वर्बल बिहेवियर माइलस्टोन असेसमेंट एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है। सो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको हम वीबी मैप कहते हैं बेसिकली। वीबी मैप जो है, ये क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट टूल है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे एबल्स है, ये भी क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट टूल है। इसी तरह से वीबी मैप जो है, ये भी क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट टूल है। तो बेसिकली ये बिल्ड कैसे हुआ है, किसने बिल्ड किया है ये इसका, क्योंकि कोई भी असेसमेंट हो ना, उसके एक पीछे बैकग्राउंड में एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जरूर होता है। सो ये जो असेसमेंट है वीबी मैप की, इसकी थ्योरेटिकल जो पर्सपेक्टिव है, वो BF स्किनर की वर्बल बिहेवियर एनालिसिस जो है, वो उसको सपोर्ट करती है। उसी को लेके इन्होंने ये असेसमेंट टूल बनाया, BF स्किनर के वर्बल बिहेवियर और डेवलपमेंटल, बेसिकली उस चीज को फॉलो कर रहे हैं ये लोग। तो ये जो वीवी मैप की असेसमेंट है, मैं इस पे थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो
असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले। इसमें फिर हेल्प मिलती है हमें आइडेंटिफाई करने की किन लोगों पे ये असेसमेंट हो सकती, किन पे नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली यूज हो सकती है उन लोगों के लिए जिनकी हमने सोशल स्किल्स को चेक करना हो, जिन लोगों के डेवलपमेंटल डिलेज हमने चेक करने हो। बेसिकली डेवलपमेंटल डिलेज या सोशल स्किल डेफिशिएंसीज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ही हमें देखने को मिलती है। तो इसके अलावा हमें बैरियर्स को आइडेंटिफाई करना हो। मींस के बैरियर्स क्या चीजें होती हैं? बैरियर्स वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि किसी भी बच्चे को परफॉर्मेंस या स्किल लर्निंग में एक रुकावट है, एक डेफिशिएंसी क्रिएट करती है, उसमें एक बैरियर है। ठीक है। सो इसी तरह से वीबी मैप हमें हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल के आईपी को जनरेट करने में हेल्प करती है। जब हम भी असेसमेंट कर लेते हैं हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे में कितने स्किल्स एग्जिस्ट करते हैं और कितने स्किल्स इसमें डेफिसिट हैं। तो ये आईपी बनाने में भी हमें हेल्प करते हैं। और फिर साथ ही साथ जैसे मैंने एबल्स की भी डिस्कशन की थी कि ये मॉनिटर करने में हेल्प करती है किसी भी बच्चे के प्रोग्रेस को ओवर द टाइम। जैसे हमने फर्स्ट असेसमेंट की बिफोर स्टार्टिंग द थेरेपीज और इंटरवेंशन। सो मैंने बताया था कि कोई भी डेवलपमेंटल असेसमेंट्स है उसका जो रीअसेसमेंट्स है वो आफ्टर एवरी 6 मंथ्स हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है। तो आफ्टर एवरी 6 मंथ्स रीअसेसमेंट्स होती हैं जिससे हमें अंदाजा होता है कि जब फर्स्ट असेसमेंट की थी उस टाइम पे सोशल स्किल्स कितने थे, और अभी जो हमने सेकंड असेसमेंट की है तो अब सोशल स्किल्स बच्चे के कितने हैं। ठीक है। क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं, इसको मॉनिटर करने में भी हमें हेल्प करती है ये असेसमेंट। ठीक है। तो अब ये जो वीबी मैप है, वीबी मैप बेसिकली जैसे एबल्स, मैंने कहा असेसमेंट ऑफ बेसिक लैंग्वेज एंड लर्निंग स्किल। इसी तरह से मैं एबल्स का इसलिए रेफरेंस देता हूँ क्योंकि एबल्स आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो यूज भी कर रहे होंगे, आप लोगों ने अप्लाई भी किया होगा बच्चों के ऊपर। तो रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग जब रिलेट करोगे चीजें समझना आसान हो जाएगा। तो जैसे हम उसमें लैंग्वेज की असेसमेंट करते हैं इसी तरह से जो वीवी मैप है, क्योंकि ये भी वर्बल बिहेवियर पे बेस्ड है। ठीक है। और इट आल्सो एक्सप्लेन्स द लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस रेदर देन अ फॉर्म। तो जो हमने अभी तक जितने भी वर्बल बिहेवियर्स पढ़े थे या वर्बल ऑपरेंट्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। वर्बल ऑपरेंट्स अगर किसी को याद हो तो उनमें एक वर्बल ऑपरेंट मैन था, टेक्स्ट था, इकोइक था, इंट्रावर्बल्स था। ठीक है। सो इसके साथ साथ जो है लिसनर रिस्पॉन्डिंग है जिसको हम कमांड फॉलोइंग स्किल्स कहते हैं, ये टेक्सचुअल या ट्रांसक्रिप्शन है। तो वीवी मैप बेसिकली यूज करता है ऑल दीज ऑपरेंड्स एज द फाउंडेशन ऑफ द असेसमेंट ऑफ वीवी मैप। ठीक है। सो जो हम वीवी मैप की असेसमेंट करते हैं उसमें ये सारे के सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है। एबल्स में भी आपने देखा होगा सी, डी, सी, ई, एफ, जी, एच डोमेन जो है वो ये वर्बल बिहेवियर के कंपोनेंट्स ही हैं। ठीक है। सो इसमें टोटल वीबी मैप में टोटल 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक सबसे पहले माइलस्टोन असेसमेंट है। माइलस्टोन असेसमेंट में हमें बेसिकली 3 स्टेजेस मिलती हैं डेवलपमेंटल लेवल्स की। एक जो है 0 to 18 मंथ्स की एज की हमें स्टेजेस मिलती हैं। एक जो है 18 to 30 मंथ्स की स्टेजेस मिलती हैं, और फिर 30 to 48 मंथ्स तक जो है वो हमें स्टेजेस मिलती हैं। अच्छा, ये जो चीजें हैं ना जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये मैं एक फाइल मैंने ओपन की है यहाँ पे, ये मैं साथ साथ आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे। जो मैं आपको बता रहा था ना कि 3 लेवल्स हैं, वो ये 3 लेवल है वीवी मैप के माइलस्टोन मास्टर स्कोरिंग फॉर्म। अच्छा, ये जो फॉर्म्स हैं इनको हम स्कोरिंग फॉर्म भी कह सकते हैं, स्कोरिंग शीट्स भी कह सकते हैं, जिससे हम प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। ठीक है।
सो जो मैंने एक बात की थी कि इस ये देर आर थ्री लेवल्स, ठीक है, डेवलपमेंट के तीन लेवल्स हैं या तीन स्टेजेस हैं जिसको हम कह सकते हैं। फर्स्ट लेवल जो है, इसमें कुछ फर्दर डोमेन्स हैं, जैसे मैन की डोमेन है एक फर्स्ट, एम डोमेन इसको हम कहेंगे। टेक्स्ट की डोमेन है, इसको टी डोमेन भी कह सकते हैं। लिसनर रिस्पॉन्डिंग की डोमेन है वीपी या एमटीएस की, वर्बल प्रॉम्प्ट्स या एमटीएस की एक डोमेन है, ठीक है। सो इसी तरह से प्ले की डोमेन है, सोशल स्किल्स की डोमेन है, इमिटेशन की डोमेन है, इकोइक्स की डोमेन है, और वोकल की डोमेन है। अच्छा, जो हम असेसमेंट स्टार्ट करेंगे ना, तो वी ऑलवेज स्टार्ट द असेसमेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्किल, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं पहले स्कोरिंग शीट्स को थोड़ा सा मैंने अभी स्टार्ट किया माइलस्टोन असेसमेंट, ये आपने याद रखना है। अभी सिर्फ हम माइलस्टोन असेसमेंट की बात करेंगे। ये जो मैंने बताई है ना कि ये सिर्फ स्कोरिंग शीट है, इसका मैनुअल से अभी तक कोई स्किल्स या हम कोई भी टास्क नहीं पढ़े। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ताकि आप लोग स्कोरिंग शीट को पहले समझो, फिर उसके बाद आगे फर्दर हम चलेंगे स्किल्स की तरफ। अब मैन की डोमेन में आप देखें यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, ये टोटल 5 स्किल्स इसमें लेवल 1 में इंक्लूडेड हैं मैन के, ठीक है। लेवल्स हैं या स्किल्स हैं, आप इसको इस तरह से काउंट कर सकते हैं। जो बिल्कुल पहला है ना, इसको हम M1 कह सकते हैं, मैंड 1, ठीक है। जो सेकंड है, इसको हम M2 कह सकते हैं, मैंड 2। फिर थर्ड है मैंड 3, मैंड 4 स्किल, मैंड 5 स्किल्स। इसकी स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या होता है? आपको यहाँ पे ये जो दो ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे, शायद ये क्लियर ना हो, बट एक हल्की सी हाइलाइटर सी लाइन लगी हुई है, डॉटेड लाइन, ये बिल्कुल सेंटर में। तो ये रिप्रेजेंट करती है स्कोरिंग को, कि हम 0 स्कोर कर सकते हैं, हाफ स्कोर कर सकते हैं, या हम फुल स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका एक स्कोरिंग सिस्टम होगा जिसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। 0 मीन्स के ये स्किल अक्वायर नहीं हुआ, द स्किल इज नॉट अक्वायर्ड। अगर ये बिल्कुल ब्लॉक खाली रहेगा, ये दोनों ब्लॉक्स M1 में अगर ये दोनों ब्लॉक्स खाली रहेंगे, तो दैट मीन्स के द स्किल इज नॉट अक्वायर्ड येट, ठीक है। अगर तो इसमें एक ब्लॉक फिल कर देंगे इन दोनों में से, ठीक है, तो एक ब्लॉक फिल करने का मतलब होगा कि ये स्किल इमर्जिंग स्किल्स हैं, ठीक है। ये स्किल इंक्रीज हो रहा है और बच्चा ये स्किल सीख रहा है अभी, या 50% आप कह लें कि स्किल बच्चे को आता है और 50% ये स्किल नहीं आता, ठीक है। अगर ये दोनों ब्लॉक्स फिल कर दिए जाएं, तो ये शो करता है कि ये स्किल मास्टर्ड हो चुका है, ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इसमें भी हम कलर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। कलर्स को रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये है कि जब हम फर्स्ट असेसमेंट करेंगे, तो हमारी जो असेसमेंट होनी चाहिए वो एक सेम कलर के साथ होनी चाहिए, ठीक है। कलर का मतलब क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट असेसमेंट करते हैं, वो रेड कलर से स्टार्ट कर देते हैं, तो जितने भी ब्लॉक्स रेड कलर के साथ फिल्ड होंगे, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे कि फर्स्ट असेसमेंट के टाइम पे ये स्किल्स किस लेवल पे थे, ये अक्वायर्ड स्किल्स थे, या इमर्जिंग स्किल्स थे, या मास्टर्ड स्किल्स थे, ठीक है। फिर जब हम सेकंड असेसमेंट करेंगे, तो हम वो ग्रीन कलर से कर सकते हैं। अगर सेकंड असेसमेंट जो है, एक्सक्यूज मी सर। जी मारो है। सर ये तो हम असेसमेंट ग्रेड भी होती है ना एबल्स की, तो उस पे भी फिल कर सकते हैं, राइट? यस, जैसे असेसमेंट ग्रेड है एबल्स की, उसी तरह से ये वीबी मैप की ग्रेड है, ठीक है। सेम टू सेम, जैसे एबल्स में हम स्कोरिंग कर रहे होते हैं, एबल्स के तो अपने क्राइटेरियाज हैं हर प्रोग्राम यस के, सर। कुछ के 2 क्राइटेरियाज हैं, कुछ के 4 क्राइटेरियाज हैं। तो अब वीबी में आपके अगर आप देखें, इसके सिर्फ दो दो क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे नीचे जो है
मेंशन भी है। ठीक है। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल जब ये हम असेसमेंट, मैंने आपको ग्रीन कलर का बताया, रेड का बताया, तो ये कलर डिफरेंशिएशन करना इस वजह से भी जरूरी है ताकि हम मॉनिटरिंग कर सकें कि अगर फर्स्ट असेसमेंट के टाइम पे इतने स्किल्स एक्वायर्ड थे बच्चे में, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, तो सेकंड असेसमेंट 6 मंथ्स के बाद कितने स्किल सीखे, उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद कितने स्किल सीखे, तो उसमें डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, ये तो अभी मैंने आपको शीट फिल करना बताई है कि इस इन खाली ब्लॉक्स को फिल कैसे करते हैं। अच्छा, अब ये तो फाइव, मैंड फाइव तक आपको समझ आ गई। अब फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट असेसमेंट स्टार्ट की है, तो आपको मैंड फाइव तक बच्चे ने स्किल फिल कर दिया, ये पांचों ब्लॉक्स फिल्ड हैं 100%। फिर आपने इसको कंटिन्यू रखना है मैंड सिक्स पे भी, फिर मैंड सेवन पे भी कंटिन्यू रखना है, तब तक जब तक कि ये मैंड 15 तक हम ना पहुंच जाए। ठीक है, समझ आई। अब इनकी स्कोरिंग पे आते हैं, अब ये बात समझ आ गई। अब जैसे जैसे आप देखें जरा, लेवल वन है ना, लेवल वन में टेक्टिंग स्किल, टेक्ट फाइव, फिर उसके बाद टेक्ट सिक्स, फिर उसके बाद लिसनर, टेक्ट लिसनर फाइव, लिसनर सिक्स, लिसनर सेवन, इसके ऊपर तक सेम वही लेवल थ्री तक डोमेन सेम आ रही है। अच्छा, जो लेवल वन में डोमेन्स हैं वो वोकल तक हैं, लेकिन जैसे ही हम लेवल टू में जाते हैं तो डोमेन्स बढ़ जाती हैं, ग्रुप भी है, लिंग्विस्टिक भी है। ठीक है। फिर उसके बाद उससे ऊपर जाते हैं तो उसमें मैथ्स की भी एक डोमेन एडेड है। ठीक है। अच्छा, सो अब ये तो हो गई सिर्फ स्कोरिंग तक के, मैंने आपको बता दिया कि इसको स्कोर कैसे करते हैं। 0 to 2 स्कोर कर रहे होते हैं। 0 मीन्स के ये स्केल बिल्कुल नहीं है, और 1 मीन्स के ये स्केल एमर्ज हो रहा है, और 3 स्कोर करना है मीन्स के ये स्केल अक्वायर हो चुके हैं। मिस आकाश, बेसिकली ये पोर्टेज गाइड से थोड़ा डिफरेंट है, इसमें स्किल्स हैं, जैसे एबल्स में स्किल्स होते हैं ना, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे फर्स्ट असेसमेंट की बात आ गई कि फर्स्ट असेसमेंट में कितने स्कोर्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि 0 to 2 स्कोर करने हैं आपने, तो आपने इसको जब फुली असेस कर लिया उसके बाद आप इन स्कोर्स को काउंट कर सकती है। जैसे मैन वन में अगर 2 ब्लॉक्स फिल हैं तो दैट मींस 2 स्कोर्स। इनको टोटल फिर जितने भी स्कोर्स होंगे इनको सम करके आप यहाँ पे स्कोर्स लिख सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट के टाइम पे कितने स्कोर्स थे। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट टेस्ट के टाइम पे 0 to 30 स्कोर्स आ जाते हैं, तो उसको हम कंसीडर करते हैं कि ये जो स्टूडेंट है आपका, ये अर्ली लर्नर में आता है। इसके जो स्कोर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अर्ली लर्नर्स को। ठीक है। अगर उसके स्कोर्स 30 to 80 आ जाते हैं, तो वो स्टूडेंट हम काउंट करते हैं इंटरमीडिएट लेवल है इस बच्चे का। और अगर इससे ज्यादा 80+ स्कोर्स हैं, तो फिर हम उसको काउंट करते हैं कि एडवांस लर्नर है। ठीक है। सो ये स्कोर बेसिकली इसके रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इसके लेवल को, बच्चे के। फिर डेट हम डाल देते हैं फर्स्ट असेसमेंट की, फिर कलर डाल देते हैं कि फर्स्ट असेसमेंट का कलर क्या था। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आप रेड से करें, सेकंड ग्रीन से कर लें। तो यहाँ से जो फिर वेरिएशंस हैं, इन वेरिएशंस को, स्कोर्स में वेरिएशंस हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं हम। नीचे जो है विजुअल ग्राफ्स हैं, हमने कलर से फिल किए हुए हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली आपको मॉनिटरिंग करने में हेल्प करेगी। और फिर आगे टेस्टर का नेम लिख देते हैं कि इनिशियल लिख दें, RA लिख दें। अलीना बेग है तो AB लिखते हैं। ठीक है। आकाश है तो A लिखते हैं। ठीक है। सो इट्स टोटली अप टू कि आपके क्या नेम है, उस पर आप आगे इनिशियल्स लिख देंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट का नेम है, चाइल्ड बर्थ है, एज एट टेस्टिंग, फर्स्ट टेस्टिंग पे क्या एज थी बच्चे की, सेकंड टेस्टिंग पे एज क्या थी, थर्ड टेस्टिंग पे एज क्या थी, फोर्थ टेस्टिंग पे एज क्या थी। तो दैट मीन्स कि ये जो असेसमेंट शीट है, ये 4 टाइम्स हम इस पे एक ही बच्चे की असेसमेंट कर सकते हैं ओवर द टाइम। ठीक है।
अच्छा, ये हो गया स्कोरिंग सिस्टम। आगे चलते हैं जी मिस अलीना। सर मुझे एक सवाल पूछना था कि ये जैसे बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं जी, लाइक 4 इयर्स तक उनको उनके लिए यूज किया जाता है, लेकिन बहुत ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ होते हैं जो अपनी एज के माइलस्टोन्स को अचीव नहीं कर पाते, तो क्या उनके लिए भी यूज किया जा सकता है? ऑनलाइन मैंने रीड किया था कि ये 8 इयर्स के लिए यूज हो सकता है, लेकिन अगर कोई 8 इयर्स प्लस बच्चा है और वो कॉग्निटिवली इतना डेवलप नहीं है, तो क्या हम उसके लिए भी ये यूज कर सकते हैं? वीबी में आप हम कर सकते हैं। वीबी में आप जो है वो यूज हो सकती है बड़े बच्चों के लिए भी। ठीक है, जरूरी नहीं है। अम, लेकिन ये है कि जो इसका स्टैंडर्ड एज है वो बेसिकली वीबी में आप यूज करने की, वो 0 to 18 मंथ्स मोस्टली हम लोग उसको 48, सॉरी, 0 to 48 मंथ्स तक हम उसको ज्यादा कंसीडर करते हैं। अगर जो स्ट्रक्चर्ड, अगर हम कहें कि किसी बच्चे पे हम चेक कर सकते हैं, तो वो 0 to 48 मंथ्स तक के बच्चों को यूज कर सकते हैं। लेकिन सम इन सम सिचुएशन, मतलब ये कुछ स्पेशल सिचुएशन में आप जो है जस्ट टू चेक द डेवलपमेंटल लेवल ऑफ द चाइल्ड, आप थोड़े बड़े बच्चे के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है, और सर जो टीन्स के लिए स्टैंडर्ड कौन मेथड है। सा वाला, टीन्स के लिए ऐसा कोई प्रोटोकॉल है जो हम यूटिलाइज कर सके टीन्स या एडल्ट्स के लिए? जैसे मैं देख रही थी ऑनलाइन, उसमें FCPR जो फंक्शनल कम्युनिकेशनल प्रोफाइल थी, इट वाज रिकमेंडेड वो एज 3 से एडल्ट्स के लिए भी यूज हो सकती है। हम्म। काफी सारे हैं। इसमें आप एफल्स भी यूज कर सकती हैं। ठीक है, एफल्स के भी आगे फर्दर जी सिक्स। जी, एफल्स। हाँ, एफल्स जो स्टैंडर्डाइज हैं, जैसे एबल्स है, वीबी मैप का इसी तरह का जो स्टैंडर्डाइज टूल है बड़े बच्चों के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए और अडल्ट्स के लिए, वो एफल्स है। एफल्स के आगे 6 टोटल डोमेन्स हैं। हर एक डोमेन जो है वो, उसमें फर्दर सब स्किल्स होते हैं, सब डोमेन्स होती हैं। ठीक है, सो एफल्स इज आल्सो अ गुड ऑप्शन अगर आप किसी एडोलेसेंस पे या टीन पे या अडल्ट पे अप्लाई करना चाह रही हैं तो। अच्छा, ये जो लेवल 1 है ना, ये बेसिकली 0 to 18 मंथ्स तक के बच्चों के ऊपर अप्लाई होता है। जो लेवल 2 है, ये 18 to 30 मंथ्स के बच्चों के ऊपर अप्लाई होता है। और जो लेवल 3 है, ये बेसिकली 30 to 48 मंथ्स के बच्चों के लिए जो स्किल्स होते हैं वो यूज होता है। ठीक है, मीन्स के जो स्किल्स एक 48 मंथ्स के बच्चे में होने चाहिए वो लेवल 3 के स्किल्स है, 30 to 48 मंथ्स के बच्चे में। जो स्किल्स एक 18 to 30 मंथ्स के बच्चे में होने चाहिए वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लेवल 2 में। ठीक है, जो स्किल्स 0 to 18 मंथ्स के बच्चे में होने चाहिए वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेवल 1 में। ठीक है, सो ये बेसिकली उनकी रिप्रेजेंटेशन है, कैटेगराइजेशन है स्किल्स की। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो टूल है, स्टैंडर्डाइज अगर एज देखी जाए, एज रेंज देखी जाए तो डेवलपमेंटल एज, तो वो 48 मंथ्स के बच्चों तक हम वीबी मैप को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बड़े बच्चों पे भी इन स्पेशल केसेस, अगर जस्ट टू चेक कि इनकी डेवलपमेंट कितनी हुई है, तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर आवर ओन हेल्प। सर लेवल रिपीट करेंगे आप? लेवल 1 मैंने बताया था कि 0 to 18 मंथ्स के बच्चों के स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि बेसिक लर्निंग स्किल्स हैं इसमें सारी की सारी। जैसे आई कांटेक्ट है बच्चे की, मेंडिंग स्किल्स हम असेस कर रहे हैं, इमिटेशन स्किल्स हम असेस कर रहे हैं। इसी तरह से मैचिंग स्किल्स हैं, इसी तरह से सिंपल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जो लेवल 2 है, ये 18 मंथ से 30 मंथ, 30 मंथ, 18 to 30 मंथ के बच्चों को के स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो लेवल 3 है, ये 30 to 48 मंथ्स के बच्चों को के स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली थोड़े एडवांस्ड स्किल्स होते हैं जो बच्चे में होना जरूरी है। जैसे इसमें
WH क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्किल्स हैं, उनको आंसर करना है। ग्रुप प्ले से रिलेटेड कुछ स्किल्स हैं। प्रिटेंड प्ले से रिलेटेड कुछ स्किल्स हैं। कन्वर्सेशनल स्किल्स होते हैं इसमें। और अर्ली एकेडमिक स्किल्स भी इसी में, जैसे मैथ्स है इसमें, लिंग्विस्टिक्स है, राइटिंग है, रीडिंग राइटिंग स्किल्स बेसिक्स भी इसमें होते हैं। ये 48 मंथ्स तक के बच्चों के स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, लेवल 3। ठीक है। सर, इसके अलावा अगर एक बच्चा 48 मंथ्स का है तो हमने उसकी असेसमेंट फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट करनी है ना, फ्रॉम लेवल 1? यस, यस, वेरी गुड या क्वेश्चन। ये कंफ्यूजन मोस्टली मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स में देखी है कि जब हम वीवी मैप को डिस्कस कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है शायद कोई एक बच्चा आपके पास 48 मंथ्स का आ जाता है तो आपने सिर्फ लेवल 3 को ही असेस करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लेवल, कोई भी एज का बच्चा आपके पास आ जाता है, यू विल स्टार्ट फ्रॉम लेवल 1। ठीक है। हो सकता है कि उसकी एज 48 मंथ्स हो लेकिन उसका लेवल अभी लेवल 1 पे हो। ठीक है। सो उस बच्चे को हम कहेंगे कि ये अर्ली लर्नर है। ठीक है। और अगर उसके स्किल्स जो है लेवल 2 तक पहुंच जाते हैं, जैसे मैन के, टेक्ट के, लिसनर रिस्पॉन्डिंग के 7 लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट लर्नर है। फिर अगर उसके स्किल्स ऊपर तक पहुंच जाते हैं, लेवल 3 तक पहुंच जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ये एडवांस लर्नर है। ठीक है। सो इससे हम सर कैटेगराइज कर सकते हैं ये इसके। तो आप सर ये आफ्टर असेसमेंट ही हम लोग इसका फंक्शनिंग लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, यस, आफ्टर असेसमेंट तो वो कंप्लीट। इसी से ही करेंगे, वीवी यस। मैप से ही करेंगे। हाँ, वीबी मैप पे आप कर सकते हैं। ठीक है। सो आपने जस्ट वीबी मैप के प्रोटोकॉल को फॉलो करने हैं और आप अपनी स्कोरिंग यहाँ पे शीट के ऊपर करते रहे। ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं, जैसे अभी आप लोगों को ये जो वीबी मैप की माइलस्टोन मास्टर स्कोरिंग फॉर्म है, ये फिल करना आ गया है। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके एक और वीबी मैप का, आप कह लें कि सेक्शन है, जिसको हम बैरियर स्कोरिंग असेसमेंट फॉर्म कहते हैं। सो कोई मुझे बता सकता है बैरियर स्कोर्स हम क्यों यूज करते हैं, बैरियर असेसमेंट हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, व्हाई वी यूज तो ये इट। असेस करने के लिए कि बच्चे की लर्निंग में हिंड्रेंस कहाँ पे आ रही है। यस, वेरी गुड। उसकी लर्निंग में हिंट्रेंस कहाँ पे आ रही है। तो बेसिकली ये जो पार्ट है असेसमेंट का, ये वो प्रॉब्लम्स इसमें हम असेस कर रहे होते हैं जो उनकी लर्निंग को रोक रही है। ठीक है। लाइक जिसमें इसमें कॉमन बैरियर्स, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ना करना भी इंक्लूडेड है। इसमें एस्केप बिहेवियर्स भी इंक्लूडेड है। फ्रॉम डिपेंडेंसी भी इंक्लूडेड है। मोटिवेशन ना होना भी इंक्लूडेड है इसमें, डेफिशिएंसी ऑफ मोटिवेशन। इसमें एग्रेशन या टेंट्रम से रिलेटेड भी हम असेसमेंट करते हैं। रिपीटेटिव बिहेवियर्स अगर बच्चे के हैं, वो हम उसको स्कोर करते हैं। फिर जनरलाइजेशन प्रॉब्लम अगर बच्चे की है, तो वो हम असेस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये सेक्शन हमें हेल्प कर रहा होता है कि ये बच्चा अगर सीख नहीं रहा तो क्यों नहीं सीख रहा ना, तो लेट्स फाइंड इट। तो ये जो तरह की असेसमेंट है ना, अच्छा, ये भी एक मजे की बात है कि अगर आप फॉर एग्जांपल वीवी में आपके प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो कर रहे, आप एबल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप एबल्स को फॉलो करें तो आप उसमें से बैरियर असेसमेंट नहीं कर सकते। आप दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये भी हमें इंडिपेंडेंसी है कि अगर हम चाहें तो एक ही बच्चे के ऊपर दो प्रोटोकॉल में से भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे एबल्स, आपको लगता है कि एबल्स के जो स्किल्स हैं वो कंपनी हैंड है, बी डोमेन में, सी डोमेन में, आप उधर से कुछ बच्चे की असेसमेंट कर लें और उसके स्किल्स लर्निंग करवा। तो हम मींस के इन प्रोटोकॉल्स को मिक्स करके भी लेके चल सकते हैं। ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि बस हम एक ही डोमेन को, एक ही प्रोटोकॉल को ही सिर्फ फॉलो करें। नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है, यू कैन यूज मल्टीपल प्रोटोकॉल्स एट अ टाइम ऑन एनी चाइल्ड। ठीक है। सो ये हमें एक बेनिफिट्स इसमें है। अच्छा, तो इसको हम देख लेते हैं, इसकी जो स्कोरिंग शीट है बैरियर स्कोरिंग फॉर्म की।
इसमें भी सेम उसी। सर आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, जो पीछे आप कुछ बोल रहे थे वो आवाज किसी को नहीं आ रही थी। आप थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं डिस्कनेक्शन से पहले अ, जो आप कह रहे थे। जी मैं बता देता हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अब जैसे सम टाइम अगर हम लोग एबल्स को फॉलो कर रहे हैं ना, एबल्स प्रोटोकॉल को, तो हम सिर्फ इस चीज पे बाउंड नहीं है कि हम सिर्फ एबल्स को ही लेके चलें एक बच्चे के ऊपर। यू कैन यूज मल्टीपल प्रोटोकॉल एट अ टाइम। ठीक है। जैसे अगर आपको अच्छा लगा बैरियर असेसमेंट वीवी मैप की, और एबल्स की जो डोमेन्स हैं वो आपको लगी ज्यादा कम्प्रिहेंसिव है, तो चलो ऐसा करते हैं कि एबल्स की डोमेन्स पे स्किल एक्विजिशन पे वर्क कर लेते हैं, और बैरियर असेसमेंट वैसे हम पिक कर लेते हैं वीवी मैप में से। तो लेट्स मिक्स द बैरियर असेसमेंट एंड एबल्स आर डोमेन्स टू टीच द स्किल। ठीक है। सो इसमें हम इस तरह से भी लेके चल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं BCDEFGH डोमेन एबल्स में से पिक कर लूं, और कुछ डोमेन्स जो है वीबी मैप में से पिक करके मिक्स करके भी लेके चल सकता हूँ। ठीक है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप दो प्रोटोकॉल एट अ टाइम लेके चलना चाह रहे हैं एक बच्चे के ऊपर, तीन लेके चलना चाह रहे हैं, चार लेके चलना चाह रहे हैं, या सिर्फ एक को लेके चलना चाह रहे हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू, इफ यू वांट टू मिक्स इट यू कैन मिक्स इट। ठीक है। तो द फोकस शुड बी ऑन लाइक द हाउ बेस्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम इट। ठीक है। तो इसमें किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, स्कोरिंग की तरफ आते हैं हम। बैरियर असेसमेंट की, बैरियर असेसमेंट में भी इसी तरह से सेम आपने देखना है कि प्रॉब्लम बिहेवियर्स क्या हैं बच्चे के। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि बैरियर प्रॉब्लम बिहेवियर भी हो सकते हैं, जैसे हिटिंग बिहेवियर है, जैसे बच्चे का थ्रोइंग बिहेवियर है, स्क्रैचिंग बिहेवियर है। ठीक है। सो बैरियर असेसमेंट में हम बेसिकली स्कोर करते हैं 0 to 4। ठीक है। हर एक डोमेन को, जैसे ये प्रॉब्लम बिहेवियर की डोमेन है तो इसमें हम 0 to 4 स्कोर कर सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल 0 रिप्रेजेंट करता है कि कोई प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं है। ठीक है। 1 का मतलब है कि माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं बच्चे में। 2 का मतलब है कि मॉडरेट प्रॉब्लम्स हैं बच्चे में। 3 का मतलब है स्वेयर प्रॉब्लम्स हैं बच्चे में। 4 का मतलब है स्वेयर प्रॉब्लम्स हैं बच्चे में। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनकी मैं एग्जांपल्स आपको दूं कि अगर स्कोर 1 हमने किया है, तो स्कोर 1 का मतलब ये हो सकता है कि कभी कभी इस बच्चे को प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ती है स्किल सिखाने के लिए। ठीक है। सो या अगर स्कोर, प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी में जो हम स्कोर करेंगे उसमें अगर मैंने 2 स्कोर कर दिया है, तो मैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि फ्रिक्वेंटली जो है प्रॉम्प्ट्स की जरूरत होती है इस बच्चे को स्किल परफॉर्म करने के लिए। अगर मैं प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी में इसको जो है 3 स्कोर कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ऑलमोस्ट हर टास्क में इसको प्रॉम्प्ट चाहिए होती है। या 4 स्कोर कर देता हूँ तो आई कैन से दैट कि इसको विदाउट प्रॉम्प्ट ये बिल्कुल भी कोई भी टास्क नहीं कर सकता। ठीक है। सो जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल आपने फॉलो करना है कि वो यही है कि जितना ज्यादा आपको प्रॉब्लम लगेगा उतना ही ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है। इसमें जो बैरियर असेसमेंट है, जितना हाई स्कोर होगा उतना ही सीवियर प्रॉब्लम कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। जी मिस अलीना। सर जैसे हमने माइलस्टोन्स की असेसमेंट कर ली बच्चे की, पहले हम वो करेंगे और उसके बाद जब हम बच्चे के साथ काम करना शुरू करेंगे तब ये वाला बैरियर असेसमेंट हम करेंगे। बिकॉज अगर एक बच्चा हमारे पास नया आ रहा है और उसे हमने असेस ही नहीं किया तो हम कैसे पता लगा सकेंगे कि उसको जो इश्यूज आ रहे हैं वो मैंड में आ रहा है, टेक्ट में आ रहा है, या फिर इक्विक में आ रहा है, अच्छा, ये असेसमेंट हम या ये साइमल्टेनियसली होता है। साइमल्टेनियसली हम करेंगे। इस असेसमेंट को हम साइमल्टेनियसली करेंगे, क्योंकि जैसे एबल्स में और इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि आपको लगता है कि बैरियर असेसमेंट करने की जरूरत है,